इंडियन काउंसिल एक्ट्स। अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट्स को देखें तो इसमें ब्रिटिशर्स ने 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स दिए थे। देयर वर 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स। दे वर गिवन इन द ईयर 1861 and then in 1892 and then in 1909 which is known as the Parliamentary Reform। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स को यह कन्विंस हो गया कि इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाए बगैर शायद ये इंडिया को एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे, गवर्न नहीं कर पाएंगे। साथ ही सर सैयद अहमद, आप जानते हैं ये एक ब्रिटिश इंडिया में ये एक बहुत ही एक अच्छे मुस्लिम लीडर थे, सर सैयद अहमद। उन्होंने भी एडवाइस किया था कि आप इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में लीजिए ताकि मिडिल क्लास जो है आपके साथ जुड़ जाए, और एक बार ये मिडिल क्लास जुड़ जाए तो आपको गवर्न करने में इस कंट्री को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसी कारण इन तीनों एक्ट्स को लाए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट्स। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक बात है कि इन तीनों जो काउंसिल एक्ट्स है उन्हें हमें एक साथ पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसमें सबसे पहला कारण है कि क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत ही नया है तो 1K सब्सक्राइबर्स अभी मेरे पास नहीं हैं। तो जब तक 1K सब्सक्राइबर्स नहीं होते मुझे 15 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण है कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर आधे घंटे का अगर वीडियो बन जाता है, 1 घंटे का वीडियो बनता है तो यूजुअली ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इन दोनों कारणों से हम अभी सबसे पहले 1861 में जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसे देखेंगे। उसके बाद 1892 में अगले वीडियो में, फिर उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे 1909 में जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को समझने के लिए हमें इनके जो प्रोविजंस है उसे 3 भागों में बांटना पड़ता है। ये किसी भी किताब में लिखी नहीं है, मेरा अपना क्रिएशन है, मैंने अपने नोट्स में से बनाए थे समझने के लिए, याद रखने के लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला जो प्रोविजन, जो प्रावधान उन लोगों ने दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, और तीसरा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वाइसरॉयस ऑफिस। तो इन तीनों हेडिंग में अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को पढ़ते हैं तो हमारे लिए याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड देन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वाइसरॉयस ऑफिस। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम देखेंगे, इसका मतलब तो अच्छी तरह समझते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जो पावर है उसे डिवॉल्व करते हैं। मतलब हायरार्की में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है, वहां से पावर को लेके जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनको पावर दिया जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसे कहते हैं डिवोल्यूशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने किस तरह से लोगों को पावर दी थी, किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया था पावर को, उसी बात को समझते हैं। चलिए, अगर आपको याद है तो 1773 में जब रेगुलेशन एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसके बाद आपके जो 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, इसमें अगर आप देखते हैं जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश अचीव्ड इट्स peak here in the year 1833 with the passing of Charter Act of 1833. Okay, so the centralizing tendency, it reaches the peak here. Now the role of Indian Council Act of 1861 was that कि जितनी भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, यहाँ पे जो चरम सीमा पर पहुंच गई थी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, उसे रिवर्स करना था, उसे वापस लाना था डिसेंट्रलाइज करके। ठीक है, तो इस और इन दिस डायरेक्शन व्हाट स्टेप्स वर टेकन अप, लेट्स सी। ओके, now as I said, Bombay and Madras in the year 1833, legislative power of these two presidencies were taken away. इन लोगों से उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है छीन ली गई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर
इनके लेजिस्लेटिव पावर को उन्हें दे दिया था और ये उनके सबऑर्डिनेट हो गए थे। लेकिन जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आया, उसमें क्या हुआ, 1833 में जो लेजिस्लेटिव पावर इनसे छीने गए थे, इन्हें 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट में वापस दिया गया। ठीक है, अब साथ ही इन दोनों प्रेसिडेंसीज के साथ आपके जो बंगाल है वहां भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार किया गया। ये हुआ आपके ईयर 1862 में, एक साल बाद। उसके बाद साथ ही आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है इसे 1866 में, और पंजाब प्लस बर्मा को 1897 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज, माफ कीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिए गए। ठीक है, तो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ इन लोगों को जो डिसेंट्रलाइज होने का पावर जो है, थोड़ा इन लोगों को थोड़ी सी पावर मिल गई। लेकिन आपको बता दें, जो इंडियन काउंसिल एक्ट, तीनों ही इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये ब्रिटिश ने अपने मन से नहीं दिया। इन्हें लगा कि इंडिया को किसी तरह से इंडियंस को कन्विंस करना है कि वो भी हमारे गवर्नेंस के, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। तो उन्हें किसी तरह से कन्विंस करने के लिए इन लोगों को आई वॉश की तरह इसे यूज किया गया। अभी इसमें जो बंगाल में जो ये है, जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस तरह समझिए, आज के जो हमारे दौर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो काउंसिल है, जो प्रोविंशियल काउंसिल है वगैरह है, वो हमारे जो बाकी मिनिस्टर्स की तरह हैं, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कैबिनेट है। ठीक है, तो बंगाल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल माना जाता था, और बाकी जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो लोग नीचे थे। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि इसका जो पावर नहीं दिया था इन लोगों को, वैसे ज्यादा कुछ पावर तो था नहीं, क्योंकि इनके जो भी एक्ट पास होते थे इनसे, उनको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसॉल्व कर सकते थे। साथ ही जो वाइसरॉय है वो इनको कभी भी ओवररूल कर सकते थे। तो इनकी कोई औकात ही नहीं थी, सच में बताएं तो। बस उन लोगों को एक बॉडी के तौर पर उसे एग्जिस्टेंस के लिए रखा गया था, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को यहां हम काउंसिल में हम रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी पार्ट है। तो जो भी बुरा या अच्छा होता है उसके बराबर के ये जिम्मेदार हैं इसमें। लेकिन एक अच्छी बात ये आई, जो 1937 में, जो आने वाले समय में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ये यहीं से बेस लेकर इन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रावधान में ज्यादा कुछ ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन हाँ, इसमें अच्छी बात यह रही, जैसे कि मैंने बताया, 1937 में जिस तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, उसे इसका मतलब वी कैन कंसिडर दैट दिस वाज द बेस फॉर ग्रांटिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन द 1937. So this was regarding decentralization. Now the next concept is your representative institution. Introduction of representative institution. Now let's see that. Introduction of representative institution. दरअसल जो representative institution है, इसे एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है, एक पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने कंसेप्चुलाइज किया था। अब इसे 1861 में जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, इसी को आधार बनाकर एक पोर्टफोलियो सिस्टम तैयार किया गया, जिसमें आपके 5 विभाग थे, रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, मिलिट्री एंड होम। इन 5 विभागों को क्या किया था, जो आपके वाइसरॉय के काउंसिल है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से एक एक को हेड बनाकर इन लोगों को देखने के लिए रखा गया था। तो यह कंसेप्ट कहां से आया? लॉर्ड कैनिंग का एक कंसेप्चुलाइज किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 का। 1862 में इसे इंप्लीमेंट किया गया, कार्यान्वित किया गया, मतलब ये इनिशिएशन था। दरअसल इसका रियल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे 1892 में, जो
इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम का, वहां पर इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये जस्ट एक इनिशिएशन था, इसको हम इंट्रोडक्शन नहीं मान सकते, इसको एक इनिशिएशन मान सकते हैं। तो हम देखेंगे 1892 में फिर से। तो अभी जो ये 5 डिपार्टमेंट हैं 1 2 3 4 5, इन 5 डिपार्टमेंट को वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां के 5 लोग देखते थे। अब इसमें जो इंडियंस है, 4 इंडियन वाइसरॉय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में थोड़ा फर्क है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपका कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट है। तो वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉट इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके, वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को, ठीक है, 3 इंडियंस को वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है आपका राजा ऑफ बनारस, जिनका नाम था देव नारायण सिंह, और साथ में थे महाराजा ऑफ पटियाला, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह, और तीसरे इंसान थे सर दिनकर राव, ठीक है। इन तीनों को, एंड रिमेंबर दे वे नॉन ऑफिशियल्स, ओके, नॉन ऑफिशियल्स, क्योंकि ऑफिशियल बाद में आता है जो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में यही है। तो अगला कंसेप्ट है हमारा वाइसरॉय के ऑफिस में किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की गई, चलिए उसे भी देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वाइसरॉयस ऑफिस, यह आपका तीसरा कंसेप्ट है जो आपको समझना है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। दरअसल रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले क्या किया गया, जो वाइसरॉय का जो ऑफिस है उसमें 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स जोड़े गए, ठीक है। अब क्योंकि इनकी पावर बढ़ गई थी, पावर बढ़ने के कारण ये जो एडिशनल मेंबर के बढ़ने के कारण ये काउंसिल जो है डिस्कस कर सकती थी किन किन चीज़ों को। सबसे पहले डिस्कस कर सकते थे जो बजट, जो इससे पहले इन लोगों को परमिशन नहीं थी, बजट और फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कस कर सकते थे। साथ ही जिस तरह के जो लॉ है, जो ओल्ड एक्ट है, उसे भी रिपील कर सकते थे, और न्यू जो एक्ट है ये एनेक्ट कर सकते थे। साथ ही जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय को एक स्पेशल पावर इस एक्ट के तहत दी गई, जिसमें वे एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे, इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे, और इसके लिए उन्हें अपने काउंसिल की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, डिस्कस उनके जो एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, उनके डिस्क्रिशनरी पावर से ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे, जिसकी लाइफ 6 मंथ्स हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तीनों स्पेशल पावर वाइसरॉय को दिया गया। बजट डिस्कस कर सकते थे, एक्ट, नए एक्ट बना सकते थे, पुराने एक्ट रिपील कर सकते थे, और ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे उनके डिस्क्रिशनरी पावर से। तो यही तीनों कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया आपको। सबसे पहले आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सेकेंड आपका रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, और तीसरा है आपका ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वाइसरॉयस ऑफिस। तो इन तीनों कंसेप्ट के जरिए आप इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो जितने भी अभी मैंने बताया काउंसिल एक्ट में जिस तरह के जो काउंसिल बनाई गई थी, इसमें जो मेंबर, इंडियन मेंबर्स उसमें दिए गए थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ उन्हें प्रावधान नहीं दिया गया था, ज़्यादा पावर नहीं थे, सिर्फ एक आई वॉश की तरह इसे यूज़ किया गया, ताकि इंडियंस को लगे कि हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगों को, और इंडियंस को ये फील हो कि हमारे लोग वहाँ हैं। लेकिन इन्हें किसी भी तरह का पावर बिल्कुल नहीं दिया गया था, क्योंकि जो काउंसिल जो एक्ट पास करती थी उसे वाइसरॉय डिसॉल्व कर सकते थे और ओवररूल कर सकते थे। साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी किसी भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकते थे, किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकते थे। तो इतना कुछ खास पावर इन्हें नहीं दिया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में इतना ही है जो 1861 में जो पास किए गए थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ उसमें किस किस तरह के प्रावधान दिए गए हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, और कुछ भी कहना हो मुझसे तो कहिएगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। आप जब भी लिखते हैं मैं जवाब देता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक।